हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 19 से लेकर 25 सितंबर के बीच की महत्वपूर्ण घटनाओं को। मेरा नाम है अभिषेक। बिहार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लास्ट वीडियो में पूछे गए कुछ सवाल से। पहला सवाल था कि बिहार में क्रोमियम और निकेल कहाँ पाया जाता है, अभी पाया गया है एक्चुअली। तो एक मिनट, इसका सही जवाब है रोहतास। और सिम्बेक एक्सरसाइज कहाँ हुआ हाल में, तो ये साउथ चाइना सी। और इसका जवाब आप देखोगे ना यार, तो कॉन्स्टेंटली ये बंदा जो अमन है ये देता आ रहा है। तो अमन ने पहले सवाल का जवाब भी दिया है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर भी लिख रखा है, इसने पूरे डिटेल से जवाब दिए हैं। 24 होता है क्रोमियम का और 28 होता है एटॉमिक नंबर निकेल का। रोहतास में पाया गया था। और औरंगाबाद गया में पोटास पाया गया था। बहुत बढ़िया। और सिंगापुर और इंडिया के साथ जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज हुआ था, बायलेटरल मेरी टाइम एक्सरसाइज नेवल के साथ, तो ये हुआ था साउथ चाइना सी में। 28th एडिशन था इसका। बहुत बढ़िया। तो अमन को मानना पड़ेगा यार, दिल से धन्यवाद देने का मन करता है इस बंदे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने ये भी लिख रखा है, जो कि मैंने बीच में पूछा था, कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो कि अभी 22 है, वो ओरिजिनली जब हमारा संविधान बन के लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 को, तो उसमें 26, यस, तो उसमें जो थे ना, टोटल ओरिजिनली 14 लैंग्वेज ऐड किए गए थे। तो बाद में जाके 8 कैसे कैसे ऐड हुए वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। कि 21st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1967 में, और उसमें सिंधी को ऐड किया गया। तो ये हो जाएगा आपका 15वां लैंग्वेज। उसके बाद 71 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1992 में, उसमें 3 लैंग्वेज और ऐड किए गए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद से 92nd अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, उसमें 4 लैंग्वेज और ऐड किए गए, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो अब कुल मिला के 22 लैंग्वेजेस हो चुके हैं हमारे शेड्यूल 8 में। तो इस तरह से कहानी है हमारे लैंग्वेजेस की। तो सच में इसने बहुत बढ़िया जवाब दिया। आप भी जवाब दीजिए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिहार न्यूज़ के साथ। पहला है, रामधारी सिंह दिनकर का जयंती मनाया गया है। तो उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर इनके इनके बारे में हम लोग किताबों में कहानियाँ और स्टोरीज पोएम पढ़ते रहते हैं। ओके, सॉरी। तो इनका जन्म हुआ था बेगूसराय में, सिमरिया गांव में, 23 सितंबर 1908 में। और उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति विज्ञान में बीए किया था। और उनको एक्चुअली हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बंगला, इन सब लैंग्वेज को भी उन्होंने पढ़ा था। और इसी वजह से देखो, जब भी कुछ आप बहुत सारे लैंग्वेज पढ़ लेते हो, तो काफ़ी आपकी जो रचनाएं हैं बहुत कलात्मक हो जाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट इनमें पड़ा था। और रचनाएं जो कि जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, उसमें पहला है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दिलाती है। और दूसरा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये कुछ इनके रचनाएं हैं जो कि अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। खासकर मेरा तो फेवरेट यही है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। एक बार टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा। दूसरा है कि सेकंड रोपवे बनाया गया है बिहार में, वो है बांका में। बांका में ओढ़नी जलाशय भी है, जहाँ पे नीतीश कुमार ने अभी भ्रमण किया था। तो हो सकता है ये पूछा जा सकता है बीपीएससी में कि ओढ़नी नामक जलाशय कहाँ पर है, तो वो भी बांका में ही है। तो पहला कहाँ था ये रोपवे, तो पहला था राजगीर में। कोई जो घूमने गए होंगे उन्होंने देखा होगा, इस टाइप का रोपवे होता है जहाँ पे रस्सी के थ्रू ये चलाई जाती है। इसमें आदमी बैठ जाते हैं और चले जाते हैं ऊपर तक। तो एक्चुअली ये उन जगहों के लिए होता है जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं, जाना बड़ा मुश्किल होता है ऊपर तक। तो ये मंदार पर्वत है, इस पे ये बनाया गया है। यहाँ पे धार्मिक स्थल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 800 मीटर है एक्चुअली मंदार पर्वत की ऊंचाई, लगभग समझ लो कि 1 किलोमीटर थोड़ा सा कम ही है, 200 मीटर। और 8 मिनट लगता है इस रोपवे जाने में, पहले लगता था 40 से 45 मिनट, तो काफ़ी ज़्यादा। और इसके बनने के बाद ये सहूलियत हो जाएगी लोगों को पूजा करने में। और और इसके एक्चुअली बनने से क्या होता है कि पर्यटन विभाग को जो रिवेन्यूज कलेक्ट की जाती है वो भी बढ़ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रोपवे। पहला था राजगीर में, दूसरा बना है बांका में। तो बांका के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर है देखो, बांका ये है ना, ये भागलपुर आपके डिवीजन में पड़ता है। तो भागलपुर डिवीजन दो ही डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, बांका और भागलपुर खुद। तो इसको देखते चलिएगा डिवीजन वाइज भी, ठीक है। और अभी अभी गिर लायन, जो वहाँ से लायंस है, कोई गिर लायन आपको पता है ना, ये एक नेशनल पार्क है गुजरात में, वहाँ से 6 शेर जो है बिहार लाया जा रहे हैं, जिसमें दो तो चिड़ियाघर में रखे जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ये सब चीज़ होता है तो अक्सर न्यूज़ में आ बन जाता है और सवाल ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है कि रचित राज, अभी अभी जो है ना, राज के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने हैं बिहार पुलिस में। तो ये कैमूर जिला से है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय बात है कि थर्ड जेंडर कैटेगरी के लोग भी एक अच्छे मुकाम पे और अच्छा पद हासिल कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि फसाई जो है, ये अक्सर आपको फूड पे लेबल करता हुआ दिखेगा ये ऑर्गेनाइजेशन।
इसका तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है 2021 में। तो अब ये फूड से रिलेटेड चीज़ है ना? तो इसमें ज़रूर ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ज़रूर आएंगे इसमें, क्योंकि ये खाना से रिलेटेड चीज़ है। तो ये है मनसुख मांडवीय, इसका फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं मनसुख मांडवीय जी का। और ये जो आपको सूचकांक लागू किया जाता है, दिया जाता है राज्यों के खाद्य जो सूचकांक है, वो इसलिए दिया जाता है कि खाद्य सुरक्षा के मापदंडों में राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपका फसाई का फुल फॉर्म है, FSSAI का, ठीक है। उसका तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, ठीक है, ताकि फूड कितना आपका लेवल अच्छा है कि नहीं है, उसमें पैकेजिंग सही से की गई है कि नहीं की गई है, और फूड के ऊपर जो लिखा जाता है इंग्रेडिएंट्स, क्या वो सच है कि नहीं है, एक्सपायर है कि नहीं है, ये सब सारी चीज़ें कौन देखता है? तो यही ऑर्गेनाइजेशन देखता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप FSSAI भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना, बिहार आपके 20वें नंबर पे आता है। जो टॉप बिग स्टेट्स हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, बिग स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो बिग स्टेट में जो टॉप किया है वो है गुजरात, तमिलनाडु, केरला। और स्मॉलर स्टेट्स में जो टॉप किया है वो है गोवा, मेघालय, मणिपुर। और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार और दिल्ली। तो ये हल्का सा आप देखेंगे, और बिहार का जगह जरूर याद रखेंगे, FSSAI में 20वें पायदान पे है। अभी अभी आज ही रिजल्ट आया है UPSC का। तो जो अभी के टॉपर हैं ये बिहार के ही हैं, तो बहुत गर्व की बात है, ये शुभम कुमार जी हैं, और ये कटिहार जिला से बिलोंग करते हैं। तो काफ़ी काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और काफ़ी सराहनीय चीज़ है जो ये कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पूरा डिटेल बिहार के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहला है, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन, इंडिया में तीसरा नंबर पे आता है। और एरिया वाइज 12वें नंबर पे आता है, जिसका एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। और ये वर्ल्ड में फोर्थ मोस्ट पॉपुलस सब नेशनल एंटिटी है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को भी। और इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और उर्दू है। कई बार लोग उर्दू में कंफ्यूज रहते हैं, भोजपुरी बोल देते हैं, बट भोजपुरी नहीं है यहाँ पे, हिंदी और उर्दू है, ठीक है। और बाकी तो लैंग्वेज बहुत कॉमन सी बात है, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये सब चीज़ें हैं जो बिहारी लैंग्वेज है। जो फॉरेस्ट कवर है वो 7.27% है, जोग्राफिकल एरिया पूरे बिहार का देखा जाए तो उसका 7.27%, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ईस्ट टू वेस्ट जो लेंथ है बिहार का वो है 483 किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है इसका, विड्थ है, वो है 345 किलोमीटर। 3, 4, 5 से आप याद रख सकते हैं। और इसका जो लैटिट्यूड स्पैन है, लैटिट्यूड मतलब ये हॉरिजॉन्टल ना, ठीक है ना, जो लेटा हुआ होता है लैटिट्यूड होता है, ऐसे याद रखो। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 24 से लेके 27 तक आप ऐसे याद रख सकते हो, 24.5 से 27.5 मोटा मोटी देखा जाए तो। और जो 83 डिग्री 19 मिनट लगभग यहाँ पे ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक यहाँ पे, तो इसको भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। 5 डिग्री यहाँ पे है और करीब करीब 3 डिग्री इधर है, तो इससे भी आप याद रख सकते हो। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च, जो बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है 1912 में। स्टेटहुड मिला था इसको 1950 में 26 जनवरी को, जब देश में नया संविधान लागू हुआ था। ओके। कैपिटल है पटना, सबसे बड़ी सिटी भी है पटना, आप अगर मैप में देखेंगे तो सबसे बड़ी सिटी भी पटना है। डिस्ट्रिक्ट 38 है। बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ बिहार, फागू चौहान इसके गवर्नर हैं, नीतीश कुमार CM है, दो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, रेणु देवी एंड तारकिशोर प्रसाद। बाई कैमरल है, मतलब एक विधान परिषद और विधानसभा, दो चीज़ें होंगी यहाँ पे। लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें 75 सीटें हैं, और असेंबली में 243 सीटें हैं। तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे आप, 243 सीट्स असेंबली में और 75 सीट काउंसिल में। करीब करीब 1/3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा, 1/3 तक होना चाहिए, है ना। तो और राज्यसभा में जो बिहार सीटें हैं वो 16 है, और लोकसभा में बिहार सीटें 40 है। आपको बताना है कि सबसे अधिक लोकसभा में सीटें किस राज्य से है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानने को मिलेगा, वो बिहार का पड़ोसी ही है कोई ना कोई। नेक्स्ट एरिया तो अभी देखा हमने, 12वें पोजीशन पे आता है रैंक में एरिया वाइज, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज आता है थर्ड में, ओके, बिहारी है। टोटल GDP है आपका 6.12 लाख करोड़ रुपीज़, ओके ना, ये 19-20 का है। और पर कैपिटा इनकम जो है 46,664 रुपीज़ है। सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किसका है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो है पटना, ओके। तो ये पूरा का पूरा बिहार का न्यूज़ है, ठीक है। इसको और अपडेट करते रहेंगे हम बारी बारी, जब तक ये नहीं याद हो जाता। और अभी भी हम देखा था बांका डिवीज़न को, जिसमें बांका और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। और कटिहार से जो शुभम कुमार ने टॉप किया था, अभी अभी जो देखा था हमने, शुभम कुमार ये टॉपर, वो कटिहार से आते हैं। तो कटिहार पड़ता है पूर्णिया डिवीजन में। पूर्णिया डिवीजन में 4 डिस्ट्रिक्ट है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एंड कटिहार।
तो ऐसे करके आप डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट अगर न्यूज़ में कवर करते जाते हैं तो याद करना भी इजी रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेशनल न्यूज़ की तरफ। जीएसटी काउंसिल से ये पहला न्यूज़ है, जो कि 122वें अमेंडमेंट बिल, ठीक है ना, जो 2014 में लाया गया था, उसमें इसकी चर्चा की गई थी। और जब ये लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के प्रेसिडेंट का साइन हुआ, और इसमें से 50% से अधिक स्टेट्स ने भी जब इसको, एक्चुअली जो टैक्स वैक्स होता है उसमें स्टेट्स का भी भागीदारी होती है, तो 50% से अधिक स्टेट्स ने भी इसको जब लागू करना शुरू किया, तो तब जाके ये बना 101वां अमेंडमेंट एक्ट 2016 में। और आपको पता होगा जीएसटी डे भी हम लोग मनाते हैं 1 जुलाई 2017 से जो लागू किया गया था, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो एक्चुअली जीएसटी की वजह से जो आर्टिकल में चेंज लाए गए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल 246, जिसमें स्टेट है पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेट के पास भी पावर है टैक्स डालने के लिए, ठीक है। और 279A जो है आर्टिकल का, वो बोलता है कि जीएसटी काउंसिल टू बी फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट बनाएगा इस काउंसिल को। इट्स अ चेयरमैन ऑफ, एक्चुअली इसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसके जो मिनिस्टर्स होंगे विथ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज इट्स मेंबर। क्योंकि जीएसटी काउंसिल में पता है कि सेंटर के भी लोग होंगे और स्टेट्स के भी लोग होंगे, क्योंकि 246 यही कहता है ना कि टैक्स जो होगा स्टेट वाले कैटेगरी में भी लाई करेगा, स्टेट भी टैक्स लगा सकता है। इसलिए जब चेयरमैन बना दिया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को, तो उसमें जो मेंबर्स होंगे ना वो हर एक स्टेट के मिनिस्टर्स होंगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी भी नया सीएम बनाया गया है पंजाब के, जिनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। ये फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले जो थे, आपको अगर पता ना हो तो मैं बता दूं, अमरिंदर अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने अभी छोड़ा है, और ये बने हैं नए सीएम, ठीक। नेक्स्ट है न्यू एयर मार्शल, जो अभी बनाया जा रहे हैं, और बनाए कब अपना पोस्ट लेंगे, वो 30 सितंबर से अपने सीट पे बैठेंगे। और आर के भदौरिया के बाद उनका नंबर आएगा, जिनका नाम है VR चौधरी। यहाँ फोटो आप देख सकते हैं, VR चौधरी विल बी आवर नेक्स्ट एयर मार्शल ऑफ एयरफोर्स, ठीक है। ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है आपके एयरफोर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है कोलेजियम सिस्टम, जो स्टार्ट लागू किया गया था 1993 में, जिसमें 3 जज केस के बाद लागू किया गया था। ये 3 जज केसेस अक्सर आप लोग जब देखे होंगे, न्यूज़ में आता रहता है। मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जज दैट हैज़ इवॉल्व थ्रू द जजमेंट ऑफ द एससी। तो जितने भी जजेस होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के हो या फिर हाई कोर्ट के हो, इनका ट्रांसफर हो या अपॉइंटमेंट हो, ये सारा का सारा जो देखता है वो कोलिजियम सिस्टम ही देखता है, ठीक है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जज की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो चीफ जजेस ऑफ इंडिया होते हैं, बोबडे साहब हैं, तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसमें पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे सेकंड में मैंने ऐड कर रखा है, नॉट बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाई ए प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कोलेजियम सिस्टम है, ना ही हमारे संविधान में लिखा गया है, ना ही कोई एक्ट पास करके लाया गया है। ये केवल सुप्रीम कोर्ट के जज ही इसको डिसाइड करते हैं, और उनका ऑर्डर ही यहाँ पे माना जाता है। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद ही वो एक्चुअली कानून बन जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट है वो थर्ड जज केस जो आया था 1993 में, ओके। तो इसका प्रोडक्ट है ये कोलेजियम सिस्टम। तो कई बार एक बार सरकार भी चाहती है कि ये, सरकार कई बार कह चुकी है कि ये जो सिस्टम है बड़ा ही वेक टाइप का सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि जज जो होते हैं अपने मेंबर्स को, कलीग को जो होते हैं ऊपर लेके आ जाते हैं और चुन लेते हैं, और जो बाकी टैलेंट लोग होते हैं वो नहीं चुने जाते। इस वजह से उन्होंने एनजेएसी का ये लाया था, बिल लाया था, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन, 2014 में लाया था। तो रोल लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे नल एंड वाइड करार दे दिया था, ठीक है। क्योंकि उसका भी कहना सही था कि सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियरी होती है उसमें पार्लियामेंट का, एग्जीक्यूटिव का कोई भागीदारी या फिर लेजिस्लेटिव का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट एक संस्था है और होना चाहिए, ताकि जजमेंट सही से हो पाए। आपको पता ही होगा, जहाँ भी नेता लोग जुड़ जाते हैं वहाँ पे जजमेंट बिगड़ जाती है, किसी के पक्ष में चले जाती है। इस वजह से ये जरूरी था। उसके बाद से कोलिजियम सिस्टम अभी भी चलता आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये वायसराय है जो 1857 से 1862 में तक थे, फर्स्ट वायसराय। आपको पता होगा ना, 1858 में कुछ हुआ था, तो यही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कैनिंग है, वो उनके टाइम में 1861 में फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। आईपीसी जो 1860 में आया था, इंडियन पीनल कोड, जिसके तहत हम लोग धाराएं लगाते हैं, वो एक्चुअली इन्हीं के टाइम में आया था जब ये वायसराय थे। और फादर ऑफ आईपीसी कहा जाता है लॉर्ड मकौले को, ये आप याद रखेंगे, लॉर्ड मकौले को कहा जाता है आईपीसी के फादर, ठीक है। जो अभी भी हमारे देश में चलता आ रहा है। सेलिवरी, सेलिवरी को इलीगल, जो हमारे
जो होते हैं ना, जैसे लोग क्या होते थे पहले के ज़माने में कि जो ब्लैक पर्सन होते थे उनको लोग घर के नौकर बना के रखा करते थे बिना वेजेस के। दैट इज़ कॉल्ड स्लेवरी, उसको इलीगल करार दिया था। व्हाइट म्यूटिनी भी हुई थी क्योंकि 1858 के बाद जब लोगों ने यहाँ पे विद्रोह किया था, तो उनकी वजह से जो गोरे लोग थे वही परेशान हुए थे, तो उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था ताकि वो उनको इंग्लैंड भेज दिया जाए। तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाइट म्यूटिनी, उन्हीं के टाइम हुआ था। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट को भी खत्म किया था उन्होंने, ठीक है। और ये शुरू कौन किया था? डलहौजी ने शुरू किया था। तो खत्म करने वाले कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। तो ये कुछ वायसराय के बारे में बातें थी जो भी न्यूज़ में थे। आगे बढ़ते हैं। सेंसस, क्योंकि सेंसस कैनिंग के टाइम में ही सेंसस की बातें स्टार्ट हो गई थी कि लोगों को कितने लोग हैं हमारे कंट्री में उनको जाना जरूरी है। तो इसलिए सेंसस के लिए कैनिंग को हमने पढ़ा। और अभी सेंसस के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सेंसस जो लाया गया था दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस सेंसर सेंसस, ठीक है ना। इसके पहले 1865 से लेकर 1862 तक वो था नॉन सिंक्रोनस सेंसर। मतलब हर एक स्टेट में अलग अलग सेंसस की जाती थी, एक साथ नहीं की जाती थी पूरे कंट्री में। बट 1881 वो दिन था जहाँ पे पूरे कंट्री में एक साथ सेंसस कराई गई थी। उस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन, ठीक है। मदन मोहन मालवीय इनको बहुत फेवरेट वायसराय बोला करते थे, ठीक है ना। इन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए जो कि बहुत सराहनीय थे हमारे कंट्री के लिए। और जो सेंसस के जो कमिश्नर ऑफ इंडिया थे वो थे हमारे WC प्लॉटन, ये भी आप नाम याद रखेंगे। अब इंडिया में ये जो सेंसस है वो कैसे आया, तो जो पोस्ट बना है वो बना था 1949 में बाई रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसके तहत ये बनाया गया था और ये पोस्ट क्रिएट किया गया। ये जो आता है किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है। और ये फर्स्ट जो सेंसस हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में जो कराई गई थी वो 1951 में कराई गई थी। और जो कराया गया जो ये हुआ था वो किस एक्ट के तहत हुआ था, तो वो था सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत ये सेंसस कराया गया था 51 में। 2021 में जो कराया जा रहा है, अभी जो चल रहा है डिजिटल है, वो पहला डिजिटली कलेक्टेड डाटाज है जो कि सेंसस के लिए कलेक्ट किए जा रहे हैं। और ये 15th सेंसस किया जा रहा है। इसमें कोई कास्ट डाटा नहीं एक्चुअली कलेक्ट किया जा रहा है। आपको अब पता होगा बिहार से रिलेटेड जो भी न्यूज़ पढ़ते हैं कि नीतीश कुमार और जो राजद है वो चाहती है कि कास्ट सेंसस हो, कितने अलग अलग कास्ट के लोग हैं उसको भी जाना जाए। पर अभी ऐसा कोई अभी मोदी ने मना कर दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो भी सेंसस होगा टू द होल होगा, पूरा हम लोग एक बार में जानेंगे कितने लोग हैं विदाउट नोइंग द कास्ट, ओके। अग्नि 5, आगे बढ़ते हैं। अग्नि 5 टेस्ट, अग्नि 5 जो मिसाइल है उसका टेस्ट किया गया बाय DRDO द्वारा। और कहाँ किया गया, तो उड़ीसा के चांदीपुर कोस्ट पे, आपको पता होगा चांदीपुर बहुत बहुत फेमस कोस्ट है, वहाँ पे अक्सर ये सब टेस्ट होता रहता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइना कई बार ऑब्जेक्शन लगा चुका है इसके लिए। ये है आपका इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, करीब 3000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर के आसपास वार कर सकता है। तो कई बार सरकार इसको कम करके बताती है ताकि बाहर के लोग ना जान पाए, ठीक है। तो एक साथ ये 1.5 टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और ये ऐसा मिसाइल है कि एक बार छोड़ दिया गया तो जिस जिस जगह पे आप गिराना चाहो ना, तो पार्ट बाई पार्ट आप गिरा सकते हो। पहला पार्ट मान लो दिल्ली से छोड़ा गया चाइना की तरफ, तो चाहोगे पहले तिब्बत पे गिरा दें, फिर उसके बाद बीच में कहीं और गिरा दें, फिर कहीं और गिरा दें, तो ये सारा काम कर सकता है, ठीक है, पार्ट बाई पार्ट। तो 500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है ये, तो खैर सरकारी डाटा है दिखाने के लिए। और 50 टन तक वजनी हो सकता है, 17 मीटर लंबा है। और इसकी स्पीड देख लो जरा, 29,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। मतलब साउंड के स्पीड से करीब 3-4 गुना ज़्यादा। तो खैर ये रहा आपका अग्नि 5 के बारे में जानकारी। आगे बढ़ते हैं। ADO, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, ये भी जारी किया गया है 2021 का। ये पब्लिश किया जाता है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में फिलीपींस में है। इसमें 68 मेंबर कंट्रीज हैं, ओके। इस बैंक के तहत 68 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि एशिया से रिलेटेड है, ओके। और इसने अभी अभी क्या क्या हुआ है ना कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवील किया है कि कितना परसेंट होने वाला है 21-22 में। तो वो है 10%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी ADB निकालती है। और किस पेपर में निकालती है, तो उसका नाम है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। ये अक्सर आता है एनुअली। इसमें अक्सर ये इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में बात करती है, तो उसमें बताया गया है कि 10% इंडिया का ग्रोथ रहने वाला है, ठीक है। तो फिलीपींस आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी है, कैपिटल है मनीला। आगे है समुद्र शक्ति, एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कराई जा रही है। और वो हो रहा है सुंडा स्ट्रेट के पास। ये मैप में सुंडा स्ट्रेट यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ये भी इंडोनेशिया है। जो बीच में ये जो दिख रहा है ना ओशियन वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड सुंडा स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है कि
जब भी कुछ दो लैंड के बीच कोई पानी जो ओशन का पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट, ठीक है। तो इस सुंडा स्ट्रेट के पास समुद्र शक्ति नामक मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है। नेक्स्ट है बैड बैंक के बारे में। अच्छा, नाम से लग रहा होगा कि ये गंदा बैंक है, पर ये गंदा बैंक नहीं है, ये गंदगी को साफ करने के लिए ही बनाया जा रहा है। और इस कमेटी के हेड है केवी कामत, नाम ही है केवी कामत कमेटी, क्योंकि इस कमेटी के हेड है केवी कामत। इन्होंने रिकमेंड किया है जितने भी एनपीए है ना, मतलब एनपीए मतलब जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जो कि बैंक ने लोन में दिए हैं और वो डूब गए हैं, किसी कंपनी ने नहीं चुकाए हैं, लोगों ने नहीं चुकाए हैं, कभी कभी कोई नेता बनने आता है, बोल देता है किसानों के लोन माफ, तो उसका पूरा का पूरा भार बैंक पे पड़ता है, और जो लोग पैसा वहाँ सबमिट देते हैं, जमा किए हुए रहते हैं, उन पे पड़ता है। तो एनपी अभी अभी बोला गया आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आरबीआई ही पब्लिश करती है। उसे बताया गया कि जो एनपीए है 2021 में 13.5% शूट अप हुआ है, बढ़ा है फ्रॉम 7.5% इन सितंबर 2020। मतलब एक साल में देखो 7.5% से 13 पॉइंट, लगभग डबल बढ़ गया है, सोचो। तो इसके लिए बैड बैंक जरूरी है। बैड बैंक क्या करेगा कि जैसे आपको, आपने किसी को पैसा दिया, उससे पैसा वसूलना है, तो आप किसी बोलोगे ताकतवर इंसान को ताकि जाके उससे छीन के ले आए, कुछ भी करके ले आए। वैसा ही होता है बैड बैंक। जब भी बैंक किसी को लोन देती है, उसे लोन रिकवर कराने के लिए, कि बैंक अपना काम करेगी, बैंकिंग काम करेगी, कि लोन रिकवर कराएगी, तो वो दोनों काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इस वजह से एक नया बना दिया गया है बैंक, दैट इज कॉल्ड बैड बैंक। ये क्या करेगा कि ये उस पैसे को कलेक्ट करने का काम करेगा, वापस लेने का काम करेगा लोगों से, ठीक है, ताकि एनपीए जो बढ़ते जा रहे हैं वो ना बढ़े, कम रहे। दैट इज कॉल्ड बैड बैंक। और केवी कामत कमेटी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये रैंकिंग तैयार की गई है इनोवेशन इंडेक्स की। इसमें इंडिया अभी 46 प्लेस पे है, ठीक है ना। अभी गेन किया है, मतलब पहले था 48 पे और अभी हो गया 46 पे, 2 स्पॉट गेन किया। ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा। और इसमें इसमें टॉप करने वाले 5 जो कंट्रीज हैं, पहला है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस, यूके एंड साउथ कोरिया। तो नंबर 1 पे जो है याद रखेंगे स्विट्जरलैंड, इसने टॉप किया है, ठीक है ना। हमारा इंडिया है 46 प्लेस पे। ओके, नेक्स्ट है 2021 का यूरोपियन गोल्डन शू। ये किसको मिला है, तो यहाँ फोटो आप देख रहे होंगे, बड़ा फेमस नाम है ये। इनका नाम है बायर्न म्यूनिक रॉबर्ट लवांडोविस्की। ये पोलैंड के, ठीक है ना। तो ये पोलैंड के हैं जनाब। और ये जो है 2021 के यूरोपियन गोल्डन शू को जीता है। इनका गोल देखोगे आप, तो मेसी और रोनाल्डो से भी ज़्यादा है। मेसी का 30 है, रोनाल्डो का 29 है, बट इनका 41 है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, और ये जो क्लब से खेलते हैं वो क्लब है बुंडेस लीगा। ओके ना, ठीक है। तो ये पूरा न्यूज़ रहा इनके बारे में, लेवेंडोव्स्की के बारे में, जो पोलैंड से रिलेटेड है। और सबसे ज़्यादा इन्होंने गोल किया है 41, तभी इनको गोल्डन शू का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है एससीओ। अभी अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, एससीओ की मीटिंग उस समय हो रही थी, बट मीटिंग के बाद एक नया मेंबर ऐड हो गया है। पहले थे 8 मेंबर्स, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, 8 मेंबर्स हो गए। जिसमें इंडिया और पाकिस्तान कब ऐड हुआ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लास्ट वीडियो में ये पूछा गया था, बताया गया था। और अभी अभी ऐड हुआ है ईरान, तो टोटल हो जाते हैं 9 मेंबर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। यहाँ पे चाइना का मैप आप देख रहे हैं, यहाँ बीजिंग है, ये देखो बीजिंग, ठीक है। बैठे बैठे मैं आपको चाइना घुमा रहा हूँ, ये है बीजिंग। और ये फाउंड किया गया था 15 जून 2001 को शंघाई में। शंघाई कहाँ है, ये रहा शंघाई, बहुत फेमस यहाँ पे पोर्ट है। तो बीजिंग और शंघाई दो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी हैं चाइना के। तो शंघाई में फाउंड किया गया 2001 में, और हेडक्वार्टर है बीजिंग में। और अभी अभी 9 मेंबर हो चुके हैं ईरान को लेकर के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइए, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, शांति के लिए जो डे हम लोग मनाते हैं वो है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। वो मनाया जाता है 13 सितंबर को, 30 सितंबर। इस बार का जो थीम है वो है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। रिकवरिंग बेटर, अक्सर मैंने आपको बताया है कि अभी कोरोना से रिकवर हो रहा है पूरा वर्ल्ड, तो हर जगह थीम में आपको उसका झलक जरूर मिलेगा। यहाँ भी दिख रहा है रिकवरिंग बेटर फ्रॉम एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूएन रिजोल्यूशन इन 1981। 1981 में इसको अडॉप्ट किया गया था, और फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेट किया गया था 1982 में किया गया था, ठीक है। ये साइन है आपका पीस का, कबूतर होता है, व्हाइट कबूतर। ओके, नेक्स्ट है लेक तंगानिका। और ये जो है ना आपको पड़ेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो लेक तंगानिका है वो कितने कंट्रीज से घिरा हुआ है। आई थिंक 4 कंट्रीज है, आपको चारों के नाम बताना है, ठीक है।
मैं आशा करता हूँ कि मैक्सिमम लोग इसको कमेंट में बताएंगे। और क्यों? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, बहुत लंबा सा, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। और सेकंड डीपेस्ट लेक आफ्टर बैकाल। बैकाल तो रशिया में पड़ता है, तो पहले नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे आता है ये लेक तंगानिका। तो इसके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक्चुअली ये 4 कंट्रीज में पड़ता है, तो चारों कंट्री के नाम जरूर बताइएगा आप, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग। अब देखो, अभी अभी जो मीटिंग हुई है, ईस्ट एशिया समिट एनर्जी एनर्जी से रिलेटेड मीटिंग हुई है, ईस्ट एशियन कंट्रीज की मीटिंग हुई है। इसमें आपको पता है कि इसमें जो 10 मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो 10 मेंबर का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस एंड फिलीपींस। दसों के दसों कंट्री यहाँ पे मैंने दिखा रखे हैं। अभी का थीम था वी केयर, वी प्रिपेयर एंड वी प्रॉस्पर, ठीक है ना। तो ये अगेन आपको लग रहा है, हल्का हल्का झलक मिल रहा है कोरोना का भी, ठीक। तो 10 मेंबर इसमें है, ठीक है। 1967 में एशियान एस्टेब्लिश किया गया था, और इसको बोला जाता है बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा, ठीक है ना। बैंकॉक कहाँ पड़ता है? बैंकॉक, आप बताइएगा बैंकॉक किसकी राजधानी है? यहीं पे आसपास है बैंकॉक की राजधानी, आप जरूर बताइए बैंकॉक किसकी राजधानी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट ओशियन करेंट्स, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, तो इसमें करेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्या है, कौन सा ठंडा करंट है, कौन सा गर्म करंट है, ठीक है। इस पर नजर डाल लेते हैं। इस पे जितने भी आपको रेड से दिख रहे हैं ना, सारे के सारे वार्म करंट है। और जितने भी आपको ब्लैक वाले नॉर्मल होंगे, जो ब्लू से दिख रहे हैं, ब्लैक वाले भी, ओके ना, ब्लैक वाले भी जो है वो सारे के सारे कोल्ड करंट है, ठीक है। तो जरा वार्म करंट देखते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमती है, ऐसे है ना, वेस्ट टू ईस्ट। तो हवा तो बहेगी तो ऐसे इक्वेटर बहेगी, ये यहाँ पे इक्वेटर है, ऐसे बहेगी। तो जब ऐसे बहते हुए आती है हवा, तो एक बार ऑस्ट्रेलिया से ऐसे घूमेगी, डेट इज कॉल्ड ईस्ट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट के तहत, तो वहां से होके जाएगी। अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से होके जाएगी, तो डेट इज कॉल्ड अगुल हास करंट, है ना। मोजाम्बिक से होके जाएगी तो मोजाम्बिक करंट। ये सब वार्म करंट है जितने भी रेड वाले हैं। ब्राजील से होकर जा रही है, इसलिए ब्राजीलियन करंट, ठीक है। उसके बाद अब ये तो साउथ की चीजें रही। नॉर्थ में देखो, कुरोशियो जो है जापान की तरफ से होता हुआ जाएगा, कुरोशियो। उसके बाद यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम भी गर्म होता है, जो कि आगे चल के नॉर्वेयन कंट्री तक भी पहुंच जाता है। तो नॉर्वे जो है ना, ठंडी के दिनों में भी वहाँ का जो डॉक या मतलब जो शिपयार्ड है, उसमें बर्फ नहीं जमता है, इसी करंट की वजह से। क्योंकि ये करंट क्या है, बर्फ को पिघला के रखता है। गल्फ करंट आगे जाके, गल्फ स्ट्रीम आगे जाके क्या होता है, नॉर्वेयन करंट बन जाता है। और यहाँ पे अलास्का, ये जो क्यूरोशियो है ना करंट, ये आगे जाके ऐसे अलास्का से घूम के वापस आती है। तो ये वार्म करंट के बारे में जानकारी। अभी जो कोल्ड करंट्स है, यहाँ पे देखिए ओयाशियो, जो कि नॉर्थ और साउथ से आएगा ना, वो कोल्ड रहेगा क्योंकि ऊपर और नीचे बर्फ है पूरा का पूरा। तो ओयाशियो है जो कि जापान की तरफ से आ रहा है, नॉर्थ की साइड से। यहाँ पे ग्रीनलैंड है, यहाँ पे लेब्राडोर है, बहुत फेमस करंट है लेब्राडोर। कैनरी, कैनरी यहाँ पे है, ठीक है ना, वेस्ट अफ्रीका की तरफ है कैनरी। ये रहा बेंगुएला, ये रहा पेरू, ये रहा कैलिफोर्नियन करंट, ये रहा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो याद करना बहुत इजी है, एक बार देखते चलेंगे तो सब कुछ याद रहेगा। ये रहा पूरा का पूरा आपका ओशियन करंट। और ये रहा आज का सवाल, जिसमें मैंने पूछा है कि बिहार में किसे मिसेस इंडिया 2021 अवार्ड दिया गया, आप नाम जरूर बताइए। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है ताकि आप चीज़ों को कितना याद रखते हैं वो चीज़ देखने के लिए, जज पकड़ने के लिए, ठीक है। दूसरा सवाल है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो दोनों सवाल के जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हमारा जो वीडियो सीरीज़ है, इसमें हम बिहार के लेक्चर डिस्कस करते हैं, इंडिया के सारे न्यूज़ कवर करते हैं, इंटरनेशनल भी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एग्जाम के परस्पेक्टिव से है उसको डिस्कस किया जाता है, और पूरा डिटेल एनालिसिस की जाती है। केवल हम एक सवाल दे करके नहीं छोड़ते, पूरा डिटेल आपको दिया जाता है यहाँ पे, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। और प्योर एग्जाम फोकस्ड सारे सवाल होते हैं, कोई फालतू सवाल नहीं दिया जाता, ठीक है। तो प्लीज़, आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।